कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहिब बदलता जरूर है। सत श्री अकाल दोस्तों, माय नेम इज जतिंदर सिंह और मैं पिछले काफी दिनों से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। दीज वीडियोस आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। आई एम मेकिंग दीज वीडियोस फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग इट, नॉट कॉपी पेस्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग घर बैठे आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिले जो मैं खुद जब मैं स्कूल पढ़ता था और मैं चाहता था कि मुझे भी ऐसे ही पढ़ाया जाए। हर वो चीज मैं इन वीडियोस के साथ आपको देने की कोशिश कर रहा हूं जो एक बच्चे को आयल्स करने के लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी सेंटर में जाएं, वहां पे आप सब प्रैक्टिस करने जाएं, कोई इन्फॉर्मेशन मत लेने जाएं, क्योंकि मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन वो भी डिटेल में इन वीडियो से आपको दे रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो मैं वीडियो आपको बनाने जा रहा हूं आपके लिए, वो राइटिंग टास्क टूल पे है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक राइटिंग टास्क को कैसे समझना है और एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे आपने उसको पैराफ्रेज करना है और कैसे आपने एक थीसिस स्टेटमेंट देनी है। सो चलते हैं हम अपने वीडियोस की तरफ। आज का जो मेरा वीडियो है ये आपको बताएगा कि कैसे एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और कैसे हमने एक इंट्रोडक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि द कंटेंट ऑफ एवरी राइटिंग टॉपिक रिवॉल्व्स अराउंड द रियल लाइफ सिचुएशंस। मतलब क्या है कि जितने भी ये राइटिंग के टास्क हैं, इनका जितना भी कंटेंट है ये हमारे रियल लाइफ की सिचुएशन पे आले दुआले घूमते हैं। एवरी टॉपिक हैज़ ए मीनिंग, हर एक टॉपिक का मीनिंग होता है एंड एवरी टॉपिक इज रिलेटेड टू ए कॉमन मैन। ये एक कॉमन मैन के साथ रिलेट करता है एंड हु इज अ कॉमन मैन? इट्स यू एंड मी। कॉमन मैन कौन है? आप और मैं। देखिए, जितने भी आइलेट्स के अंदर राइटिंग टास्क मिलेंगे ये हमारी ही सिचुएशन के रिलेटेड होंगे। कोई बाहर से टॉपिक ऐसा नहीं आएगा कि जो हमें पता ही ना हो कि इसमें क्या लिखना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं आएगा कि दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है और उस पर लिखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमारी रियल लाइफ के अनुसार बेस्ड होते हैं और हमें अपनी लाइफ से, एक्सपीरियंस से देख के समझ के इसके अंदर लिखना होता है। सो बेसिकली व्हाट आई रियली वांट टेल यू इज दैट द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू अस। सो व्हेनेवर यू थिंक ऑफ एनी टॉपिक, थिंक हाउ दिस टॉपिक अफेक्ट्स यू इन ए जनरल वे। कैसे सोचना आपने एक टॉपिक को कि ये टॉपिक जो आपके साथ कैसे रिलेटेड है और आपको ये कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और इस एग्जांपल को मैं आपको समझाऊंगा कि इस टॉपिक को आपने कैसे समझना है, कैसे इसका इजी वे है, कैसे आपने इसकी इंट्रोडक्शन बनानी है, कैसे आपने इसकी तीसरी स्टेटमेंट बनानी है। अब देखिए यहाँ टॉपिक क्या है। इवन दाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज इन ए पॉजिटिव वे, इट्स नेगेटिव साइड शुड नॉट बी फॉरगॉटन। डिस्कस क्या है कि चाहे ग्लोबलाइजेशन जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी को पॉजिटिव वे में अफेक्ट कर रही है, पर उसकी नेगेटिव साइड को भी भूलना नहीं चाहिए। ये हमने डिस्कस करना है। ज़्यादा इस पे क्या वो टॉपिक किस पे ज़्यादा फोर्स कर रहा है हमें कि इसकी नेगेटिव साइड्स, जो इसकी नेगेटिव साइड्स है उसको फॉरगॉट नहीं करना, ज़्यादा इसको हमने डिस्कस करना है, पर इसके पॉजिटिव को भी हमने डिस्कस करना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एक टॉपिक मिले तो आपको उस पर क्वेश्चन बना लेना चाहिए ताकि आपको इजी वे में क्वेश्चन समझ आ जाए, टॉपिक समझ आ जाए और उसमें क्या लिखना है वो आपके लिए और भी आसान हो जाए। सो देखिए, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं इसी टॉपिक पे और मैंने क्या यूज़ किया इसके लिए, एक हाउ यूज़ किया है और एक मैंने वाई यूज़ किया है। किसके लिए? अपने जो टॉपिक है इसको इजी बनाने के लिए। और मैंने क्या किया है, पहले जहाँ कॉमे से पहले जो सेंटेंस है उसमें हाउ लगा दिया और कॉमे के बाद का सेंटेंस उसमें हमने वाई लगा दिया। देखिए मैंने क्या लिखा, हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज इन ए पॉजिटिव वे। ये एक क्वेश्चन हो गया और दूसरा क्वेश्चन क्या बना दिया मैंने, वाई इट्स नेगेटिव साइड शुड नॉट बी फॉरगॉटन। क्यों इसकी नेगेटिव साइड को भूलना नहीं चाहिए। इससे क्या हो गया कि अब मुझे पता चल गया कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कवर करने हैं और मैंने अपने ऐसे में क्या लिखना है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं इसकी इंट्रोडक्शन कैसे बनाऊंगा।
तो इंट्रोडक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मेरा जरूरी है कि मुझे ये समझ आना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अगर किसी लोगों को कुछ नहीं समझ आती ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, पर ये हमारे ऐसे का पार्ट नहीं है। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन है कि ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब एज द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। मतलब क्या है, उसको जो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं उनका जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। जो हमारे कल्चर्स हैं, पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस हैं, उनका जो इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और यही ग्लोबलाइजेशन है। अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस हो गई है। हम किसी भी कंट्री में अगर कुछ भी होता है उसका इफेक्ट दूसरी कंट्री में भी होता है। हर कंट्री अपने प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए दूसरे कंट्री पे आज बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस हो गई है। आज से 20-25 साल पहले ये ऐसा नहीं होता था। अगर यूके में जाते थे तो हमें यूके के प्रोडक्ट्स मिलते थे, अगर इंडिया में आते थे तो हमें इंडिया के प्रोडक्ट्स मिलते थे, और अगर अमेरिका में जाते थे तो हमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स मिलते थे। ऐसा नहीं था कि पहले 20-25 साल पहले अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडिया में मिल रहे हों, इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका में या यूके में मिल रहे हों, ऐसा नहीं था। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के कारण हर कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में मिल रहा है। सो हमें ये तो पहले समझ आना चाहिए ग्लोबलाइजेशन होती क्या है, पर ये हमारे ऐसे का पार्ट नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन बनाए थे उससे मैंने पहले बनाया था क्वेश्चन कि हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज इन ए पॉजिटिव वे। उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं अपने इंट्रोडक्शन में, और मैंने क्या किया है उसका आंसर दिया है कैसे। द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव अलाउड बिजनेस टू ईजिली क्रॉस ओवर टेरिटोरियल बाउंड्री लाइंस। अब क्या है मैंने बताया, इसी का जो क्वेश्चन मैंने बनाया है उसका आंसर मैंने किया कि जो टेक्नोलॉजी में एडवांसेस आई हैं उसने क्या किया, बिजनेस को उसके लिए आसान बना दिया है दूसरी टेरिटोरियल बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए। मतलब एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जाने के लिए आज ग्लोबलाइजेशन ने ये काम आसान कर दिया है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया। और आगे पॉजिटिव साइड में मैंने क्या लिखा कि थोड़ा एग्जाम्पल की तरह लिख दिया कि नाउ वुमेन अराउंड द वर्ल्ड कैन बी सीन कैरिंग इटालियन हैंडबैग्स। ये एग्जाम्पल है, और मैंने ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि इसका पॉजिटिव साइड क्या हो रहा है। मैंने कहा है कि जो वुमेन है अराउंड द वर्ल्ड वो देखी जा सकती हैं इटालियन हैंडबैग्स पकड़े हुए, वेयरिंग फ्रेंच डिजाइनर जीन्स एंड यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट्स। अब वो क्या कर रही है, वुमेन क्या कर रही है, फ्रेंच की डिजाइनर जीन्स डाल रही हैं, हैंडबैग्स इटालियन के ले रही हैं, और प्रोडक्ट्स इंडियन के यूज कर रही हैं। और ये किससे पॉसिबल हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन के पॉसिबल हुआ। और क्या हुआ, वो अपनी ही कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट खरीद सकती हैं, उनको किसी और कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब देखिए, क्योंकि मेरा जो पहले क्वेश्चन का आंसर था, जो मैंने ये आंसर दिया है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया और ये इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा कर देगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर अपने इंट्रोडक्शन में नहीं दिया, उसको मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, फटाफट उस जो है सेकंड क्वेश्चन को मैं रीफ्रेज कर दूंगा ताकि मैं अपने इंट्रोडक्शन को जल्दी जल्दी से ख़त्म कर दूं। मैं चाहता तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा दे सकता था, पर क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत लंबा आंसर हो गया है इसलिए मैंने क्या किया, अब मैंने सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देने की बजाय मैंने उसको रीफ्रेज कर दिया। और रीफ्रेज क्या किया, मैंने अपने सेंटेंस में रीफ्रेज किया। मैंने ऊपर से कोई भी वर्ड उठा के नीचे नहीं लाया और मैंने इसका रीफ्रेज अपनी सेंटेंस से किया। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को 7, 8 या 9 बैंड चाहिए। जिन लोगों को 6 या 6.5 बैंड चाहिए उनको क्या करना है, रीफ्रेज करना है। और वो भी मैं आपको नीचे अभी 1 मिनट में बताऊंगा कि उन्होंने रीफ्रेज कैसे करना है। ठीक है जी। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने किया सेकंड क्वेश्चन का रीफ्रेज कैसे किया, रीफ्रेज कैसे किया मैंने, हाउ एवर देयर इज ए डायलमा रिगार्डिंग द ओवरऑल नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैंने कहा कि इसमें डायलमा है और इसकी जो ओवरऑल नेचर है ग्लोबलाइजेशन की उसमें थोड़ी सी समस्या जरूर है। और उसमें आगे से मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, बस मैंने क्या किया,
इस सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने अनुसार अपने सेंटेंस में लिख दिया, और इससे क्या होगा, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इन्होंने रीफ्रेज तो किया है पर अपने तरीके से रीफ्रेज किया है, अपने ओन सेंटेंस से रीफ्रेज किया है, और एग्जामिनर इम्प्रेस भी हो जाएगा कि इस बच्चे को रीफ्रेज करना आता है अपने ओन वर्ड्स में, अपनी ओन सेंटेंस में, और उससे वो इम्प्रेसिव होके आगे भी देखेगा और क्या करेगा, उसको दिमाग में पहले ही बैठ जाएगा कि इस बच्चे की जो इंट्रोडक्शन से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एग्जामिनर सोचेगा कि वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इसके 7 बैंड आएंगे या फिर इसके 8 या फिर इसके 9 बैंड आएंगे। ठीक है जी। आगे देखिए मैंने क्या किया, आगे मैंने देखिए उन लोगों के लिए रीफ्रेश किया है जिन लोगों को 6 या 6.5 बैंड्स चाहिए। और देखिए मैं नीचे फिर टॉपिक लेके आया हूँ ऊपर, और इसमें क्या किया है मैंने, इसमें नीचे लेके आके मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों को 6 या 6.5 बैंड चाहिए उनको रीफ्रेश कैसे करना है। देखिए आप इसको, जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन है, इवन दाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमीज इन ए पॉजिटिव वे। अब मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके मैंने इसमें पहला सेंटेंस लिखा, क्या लिखा देखिए, डिस्पाइट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन दी वर्ल्ड इकोनॉमीज। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिस्पाइट वर्ड यूज कर लिया और सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया। कैसे किया, ये पॉजिटिव वे को पहले ले आया मैं, ग्लोबलाइजेशन को भी यहाँ पे रख लिया मैंने, और वर्ल्ड इकोनॉमीज को लास्ट में ले आया, बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया। और थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसमें डिस्पाइट लगा दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक वर्ड और चेंज कर दिया, पॉजिटिव वर्ड यूज कर लिया, और इससे मैंने क्या किया, डिस्पाइट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमीज। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव की साइड की जगह क्या लिख दिया मैंने, एडवर्स एस्पेक्ट्स। अब मैंने क्या किया, शुड नॉट बी इग्नोर्ड, शुड नॉट की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, कैन नॉट यूज कर लिया, और फॉरगॉटन की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, इग्नोर यूज कर लिया। अब मैंने जो जो वर्ड मेरे से चेंजेस हो सकते थे वो वर्ड मैंने चेंज कर दिए, और मैंने सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एग्जामिनर को बताने की कोशिश की कि मुझे सेंटेंस आगे पीछे वर्ड यूज करके भी करना आता है, और इससे क्या होगा, उसको इतना तो पता चली जाएगा कि इस बच्चे को टॉपिक तो समझ आ ही गया है, और इसको सेंटेंस को, वर्ड्स को आगे पीछे करके भी सेंटेंस बनाना आता है, मतलब कि इसकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है। अब क्या होगा, इंट्रोडक्शन से एग्जामिनर को मेरा इतना तो पता चल ही जाएगा कि इसको वर्ड्स को आगे पीछे करके सेंटेंस बनाना आता है, इसको सेंटेंस में बनाने की प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, उसके दिमाग में फटाफट आ जाएगा कि इसको 6, 6.5 और मे बी 7 डिपेंडिंग ऑन माई बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2। पर उसके मन में पहले बैठ जाएगा कि ये 6 तो पक्के ही हैं इस बच्चे के, क्योंकि इसको वर्ड्स को आगे पीछे करके सेंटेंस बनाना आता है और सेंटेंस में इसकी प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे मैंने एक और रीफ्रेज बनाई है, ये उन बच्चों के लिए बनाई है जिनको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और यो अपने सिनोनिम्स यूज़ नहीं कर पाते। मैंने क्या किया है, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वे में यूज़ करके बस मैंने क्या किया, वही सेंटेंस बना दिया है। और इससे मैं एग्जामिनर को क्या बताऊंगा, इसमें एग्जामिनर को बताऊंगा कि मेरे पास सिनोनिम तो नहीं है, पर मुझे एक सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस बनाना आता है, और पैसिव का मुझे एक्टिव बनाना भी आता है। अब मैंने क्या किया, इवन दाउ द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर अफेक्टेड। अब मैंने देखिए यहाँ पे अफेक्ट्स लिखा था, तो मैंने इसको थर्ड फॉर्म में यूज कर लिया और आर लगा दिया, आर अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन इन अ पॉजिटिव वे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस जो टॉपिक है, इसको जो पहला सेंटेंस था ये वाला, उसको रिफ्रेश किया, और कैसे किया, एक पैसिव फॉर्म में रिफ्रेश कर दिया। और पैसिव फॉर्म से मैंने क्या बताने की कोशिश की कि भाई मेरे पास सिनोनिम तो नहीं है, पर मुझे इतनी तो मेरी पकड़ है कि मैं एक्टिव को पैसिव और पैसिव को एक्टिव बना सकता हूँ। इससे उसको क्या होगा, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे के पास सेंटेंस बनाने की अकल तो है, हाँ सिनोनिम नहीं है तो कोई बात नहीं। अब उसके माइंड में क्या बैठ जाएगा, हाँ इसके 6 बैंड तो भाई पक्का ही पक्का है। और लास्ट में मैंने क्या किया, एक थीसिस स्टेटमेंट डाल दी। थीसिस स्टेटमेंट मैंने क्या दिया, in this essay I will explore the effects of globalization from both perspective। कौन से perspective, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्या मैंने बोला कि इस ऐसे में मैं क्या लिखूंगा, इस ऐसे में मैं एक्सप्लोर करूंगा, ये मैं दिखाऊंगा या देखूंगा कि ग्लोबलाइजेशन के दोनों तरफ से, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव से
क्या असर पड़ते हैं। और अब क्या हो गया, अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसका रिफ्रेश कर दिया सेकंड क्वेश्चन का, क्योंकि मेरे पास आंसर बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक थीसिस स्टेटमेंट ले ली। अब ये मेरी इंट्रोडक्शन पूरी होगी। ये मैंने आपको तोड़ तोड़ के बैठाई है, चाहता तो मैं एक इकट्ठी भी इंट्रोडक्शन बना सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मैंने तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश की कि मैंने एक एक क्वेश्चन को तोड़ा और उसको अलग अलग से एक्सप्लेन किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं घर में प्रैक्टिस करने के लिए, और आप एंड में थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। और फिर मैंने क्या किया, ये फुल इंट्रोडक्शन मैंने इसकी बना दी। अब मैंने देखिए क्या लिखा है इसमें, द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव अलाउड बिजनेस टू easily क्रॉस ओवर टेरिटोरियल बाउंड्री लाइन्स। नाउ वुमेन अराउंड द वर्ल्ड कैन बी सीन कैरिंग Italian handbags, Italian made handbags, wearing French designer jeans and using Indian products. However, there is a dilemma regarding the overall nature of globalization. In this essay, I will explore the effects of globalization from both perspectives, positive as well as नेगेटिव। ये क्या होगा, मेरी पूरी इंट्रोडक्शन बन गई। जो मैंने ऊपर तोड़ तोड़ के बनाई थी ये मैंने एक ही पैराग्राफ में लिख दी। अब क्या मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये ऐसे मेरी सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, ये इंट्रोडक्शन, और ये मेरी इंट्रोडक्शन 9 बैंड्स की है, तो ऑब्वियसली द एग्जामिनर इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव। ही विल लुक इनटू दिस इंट्रोडक्शन और वो इंप्रेसिव हो जाएगा और क्या करेगा, मेरे को कम से कम 7 बैंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 7, 7.5, 8। अब क्या है, क्या 8 और 7 में डिफरेंस क्या है, देखिए ये मेरी जो इंट्रोडक्शन है ये ऑन दैट डे एग्जामिनर के माइंड पे ही खेलेगी। उसको चाहे, वैसे तो मेरी जो इंट्रोडक्शन है ये 9 में से 8, 8.5 वाली है। अब उस दिन एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या देना चाहता है, पर एटलीस्ट उसको ये तो पता ही है कि इस बच्चे की जो इंट्रोडक्शन है ये 7 बैंड की तो बनती है। और ये क्या किया, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। पर जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आती है उनको भी मैंने बताया है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश कीजिए, चाहे तो आप उसको पैसिव फॉर्म में रिफ्रेश कर दीजिए, या थोड़े से अगर आप वर्ड चेंज कर सकते हैं तो वर्ड चेंज करके, वर्ड्स को आगे पीछे करके भी आप उसको रिफ्रेश करके एग्जामिनर को बता सकते हैं कि मेरी पकड़ किस चीज़ पे ज़्यादा है। देखिए ये भी इंट्रोडक्शन ठीक है, ये भी इंट्रोडक्शन ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है उन लोगों के लिए जिनको 7, 7.5 या 8 बैंड चाहिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि क्या फ़र्क है 6, 7 और 8 बैंड के बीच में। थैंक यू।